Hey dear students, welcome back to lecture 1 of a chapter 2 that is advertising agency. हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन सी पार्टीज़ को, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, बिजनेस फर्म्स है, इनको क्या फ़ायदा मिलता है एडवर्टाइजिंग से। और फिर हमने देखा कि कैसे एडवर्टाइजिंग को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से, कंज्यूमर्स के हिसाब से। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने हमारे पार्ट 1 में यानी कि चैप्टर 1 में कंप्लीट कर ली है। तो डिटेल्ड ओवरव्यू हमको एडवर्टाइजिंग के ऊपर ऑलरेडी मिल चुका है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? सिंपली इट इज़ a non-paid form, non-paid नहीं, it is a paid form of non-personal presentation. क्या होता है एडवर्टाइजिंग? पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। और कौन ये पे करता है? किस चीज़ का प्रेजेंटेशन होता है? किसी आइडिया का, किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का। आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस, आइडिया, गुड्स और सर्विस का प्रमोशन होता है। बिग बिग ब्रांड्स होते हैं जो पैसे देते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, ताकि वो हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। तो कभी भी किसी भी वक्त अगर कोई जिंगल टोन बजता है हमारे सामने, जैसे कि हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद डैश, सबकी पसंद निरमा, राइट? तो हमने वो ब्रांड को ही अपने दिमाग में जिंगल टून्स के हिसाब से क्या कर लिया है? याद कर लिया है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक इंसान के माइंड के ऊपर होता है। तो एडवर्टाइजिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। तो आज के हमारे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और उसी के साथ साथ उसके फीचर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलो चालू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 2, जो कि है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एन एड एजेंसी। तो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे पहला क्वेश्चन जो है वो यही पूछता है हमको कि एड एजेंसी के फीचर्स के बारे में हमको बताना है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती क्या है? तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका, 4 टाइम्स ए है। इस शॉर्ट फॉर्म को याद कर लो, एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका। इसने क्या किया? डिफाइन किया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, कि इनका कहना है एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसके अंदर क्रिएटिव लोग होते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो कि डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग को, कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग को कौन से एडवर्टाइजिंग मीडिया में देना चाहिए सेलर्स के लिए, जो कि अपने कस्टमर्स को ढूंढ सके ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सके, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ कंपनीज होती है जिसके पास अपना ही एड का डिपार्टमेंट होता है। तो हमारी ही कंपनी के लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। लेकिन अभी का वक्त ऐसा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी है। हमने क्या किया? हम भाई बहुत बड़े ब्रांड है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अपनी ऐड को बनाए। हम अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करेंगे। ऐड बनाने का काम हम किसी और को दे देते हैं। तो हमने एक तीसरी पार्टी है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आउटसोर्स कर लिया। उसको बोला कि हमारे कंपनी का ऐड बनाना है, हमारे प्रोडक्ट का ऐड बनाना है, ऐड बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो वो ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसे ही उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो अपना ऐड बनाने का काम उसको सौंपते होंगे। तो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्रिएटिव और बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं, प्लानिंग करते हैं आपके एडवर्टाइजिंग की, और उसी के साथ साथ क्या करते हैं? इस तरीके से एडवर्टाइजिंग बनाते हैं आपका कि जिससे कस्टमर्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें। तो अल्टीमेटली आपके बाइंग डिसीजन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जाता है एडवर्टाइजिंग के जरिए। आई होप वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नाउ अब एक टेलर का काम क्या होता है? टेलर का काम होता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा कपड़ा जो हम उसको देते हैं, बराबर। अब वो उसके हिसाब से मैचिंग धागे ढूंढता है। हमने अपना साइज दे दिया, मेजरमेंट सब कुछ दे दिया। अब वो उस कपड़े के हिसाब से क्या करेगा? मैचिंग थ्रेड्स ढूंढेगा, क्योंकि उसको स्टिच करना है कपड़े। तो ब्लैक के ऊपर वाइट स्टिचिंग नहीं करेगा, वो धागे जो है वो दिखाई देंगे। तो ब्लैक के हिसाब से ब्लैक धागे ही सिलेक्ट करेगा। कपड़े को कट करेगा, जो भी शेप एंड साइज हमने उसको दिया है उसमें। फाइनली वो कपड़े को क्या करेगा? स्टिच करेगा और उसको डिलीवर करेगा किसको? कस्टमर को, जो कि हम हैं।
राइट। टेलर के पास हमने कच्चा कपड़ा दे दिया, अपना मेजरमेंट दे दिया, उसने क्या किया, उसने मैचिंग थ्रेड ढूंढा, जो भी आपने शेप एंड साइज उसको दिया है आपके मेजरमेंट के हिसाब से उसको कट करेगा, फाइनली उसको स्टिच करेगा और स्टिच करने के बाद कस्टमर को दे देगा। अब ये टेलर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों आता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक क्या है, टेलर ही है। क्यों, क्योंकि वो एड जो है वो क्रिएट करती है, एड्स को बनाती है, प्लान करती है कैसे, कब, कहाँ उसको डिलीवर करना है, एंड हैंड्स इट ओवर टू द क्लाइंट। क्लाइंट आया उनके पास कि भाई मेरा पास जो प्रोडक्ट है मेरा वो वॉशिंग पाउडर है, कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर है, अब आप मेरे प्रोडक्ट का क्या करना है, आपको ऐड बनाना है। तो अब मैं सोचूंगी कि कैसे मैं इसका ऐड बनाऊं, ऐसा क्या करूं मैं इसके ऐड में जिससे कि लोग इसके वॉशिंग पाउडर को और ज़्यादा खरीदे। तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले तो इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास लोग हैं तो कोई जिंगल ट्यून बना देते हैं, कोई जिंगल्स बनाते हैं, कोई सॉन्ग बनाते हैं जिसको ध्यान में भी ऑडियंस के रहे और कभी भी जाए तो मिडिल क्लास लोगों को पसंद आता है कि भाई कम रेट में होगा तो भी चलेगा, हमको अच्छा सस्ता वाला और एकदम टिकाऊ वाला वॉशिंग पाउडर चाहिए जिससे कपड़े धुल के साफ चमकने भी चाहिए और खुशबू भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेम आपके ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जो भी क्लाइंट्स ने उनको प्रोजेक्ट दिया है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया, उस हिसाब से वो अपनी एड्स जो है वो प्लान करती है। तो जैसे टेलर का काम होता है ना हर एक चीज़ के बारे में सोच समझ के कस्टमाइज आपका प्रोडक्ट आपके लिए बनाता है, सिमिलरली एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी कस्टमाइज करती है और क्लाइंट को आपका जो एडवर्टाइजमेंट बना है वो सौंप देती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर मोस्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपने काम नहीं दिया तो कोई और अपने ऐड के लिए उनको काम जो है वो दे देगा, तो यहाँ पर काम जो है वो चल जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होने की। Now these agencies take all the efforts for selling the product of the clients. They have a group of people expert in their particular fields. अब ये जो एजेंसी है पूरी की पूरी मेहनत कर लेती है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए सारी मेहनत कर देती है और उसी के साथ साथ अभी इनके पास ना अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड से। देखो कुछ होते हैं ना एडवर्टाइजिंग में कलर इफेक्ट देने के लिए काम आते हैं, अलग क्रिएटिव लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो गाना बनाते हैं, वो जो जिंगल्स हम सुनते हैं वो जिंगल्स को बनाने का काम करते हैं, वो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ होते हैं एनिमेशंस के काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरीके से हर कोई अपने अपने एक्सपर्ट फील्ड में होता है, तो उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, ऐसे लोगों को हायर करती है, दस हेल्पिंग द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द टारगेट कस्टमर इन एन ईजी एंड सिंपल वे। तो इस तरीके से हर एक एक्सपर्ट को अपने अपने फील्ड से चुनो, अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलो, उन लोगों को अपने साथ में काम करवाओ, क्लाइंट से एड्स के ऑर्डर ले लो और उसी के साथ में अपना कंटिन्यू करो बिजनेस। क्लाइंट के कस्टमर्स को सिंपल और इजी तरीके से अपने ऐड के जरिए और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता दो। तो दैट इज हाउ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्क्स। नाउ लेट अस गो थ्रू दी मेन क्वेश्चन जो कि इसके फीचर के बारे में बात करें। देखो कोई भी क्वेश्चन में फीचर पूछता है ना तो आप उस टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन दे दो, इसीलिए हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी का इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो एग्जैक्टली कौन होते हैं, क्या काम करते हैं। अब हम बढ़ेंगे फीचर की तरफ। हमको डेफिनेशन ही बोलता है दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी के साथ भी किसी एक इंसान के साथ में काम कर रही है ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जहाँ पर क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव लोग कौन होते हैं, यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग को शूट भी तो करना पड़ता है, आर्ट डायरेक्टर्स की भी तो ज़रूरत होती है। वहाँ पर आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, लेआउट डिज़ाइनर्स होते हैं, मीडिया प्लानर्स होते हैं। मीडिया प्लानर्स कौन होते हैं कि कौन से मीडिया में हमारा ऐड जाना चाहिए, उसको मीडिया प्लानर बोलते हैं। न्यूज़पेपर में जाना चाहिए, मैगजीन में जाना चाहिए, रेडियो में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पे, तो हर एक चीज़ को जो प्लान आउट करते हैं उनको हम बुलाते हैं मीडिया प्लानर्स। मीडिया प्लानर्स होते हैं। एड एजेंसी परफॉर्म्स 3 मेजर टास्क फॉर इट्स क्लाइंट्स, यानी अपने क्लाइंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो एड एजेंसी परफॉर्म करती है। सबसे पहले एड कैंपेन को प्लान करती है, उसको प्रिपेयर करती है और एड को सही मीडिया में प्लेस करती है। यानी कि ऐड बनाया है, Hyundai की नई कार आने वाली है, हमने क्या किया, हमने प्लान किया कि ये Hyundai की न्यू कार आने वाली है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएं। मिडिल क्लास के घर में तो जाएगा ही, लेकिन मिडिल क्लास के घर में जाने के साथ साथ ये अपर क्लास में भी जाना चाहिए। न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर में हमने प्लान कर दिया, प्रिपेयर कर दिया ऐड कैसा होगा और हमने न्यूज़पेपर में उसको प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्लेसिंग द एड इन द स्पेसिफिक मीडिया जो है वो, ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो ये एड एजेंसी डिसाइड करती है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है वो इंटरमीडियरी का काम करती है एडवर्टाइजर और मीडिया के जरिए। एडवर्टाइजर कौन है, जो क्लाइंट है, जिसका प्रोडक्ट है,
ठीक है, जो जिसका प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आपको दिया कि आपको क्या करना है, इसके लिए ऐड बनाना है। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं एडवर्टाइज़र हूँ। अभी आप जो मीडिया में उसको प्लेस करना चाहते हो, तो आप हम दोनों के बीच में क्या हो जाते हो, इंटरमीडियरी हो जाते हो, मिडल मैन हो जाते हो। Ad agency acts as an intermediary between the advertiser and the media. For example, it books time and space in the media on behalf of the client. After preparation of an ad campaign, the ads are placed in the media. यानी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे डिसाइड नहीं करना है कि आप मेरा ऐड कहाँ पर प्लेस करते हो, बस आपको मैंने काम दे दिया, मेरा ऐड लोगों तक पहुँचाना है, मेरे टारगेट ऑडियंस तक चले जाना चाहिए। आपका काम है कि आप जो है टाइम और स्पेस डिसाइड करोगे कि मेरा ऐड जो है वो कौन से मीडिया में जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो आप मेरे बिहाफ पे क्या करते हो, ऐड के कैंपेन को बना रहे हो और स्पेसिफिक मीडिया में प्लेस करते हो। Now to get the right time and space in the media, ad agency has to develop good media relations. Nowadays, there are specialized media agencies to book time and space in the media. अच्छा, ये जो हमको टाइम एंड स्पेस मीडिया में बुक करना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ कर बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके मीडिया रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए। किसके? एडवर्टाइजिंग एजेंसी के और क्लाइंट के। मैंने काम आपको सौंपा है ना, तो आप और मीडिया, आपका रिलेशन मीडिया के साथ अच्छा होना चाहिए कि आपने अगर बोला कि मुझे ये ऐड जो है वो प्लेस करना है रात के 10 बजे के टाइम पर, क्योंकि उस वक्त मोस्टली जो है वो लोग 9 और 10 के बीच में खाना खाते हुए अपना डेली सोप जो है वो देखते हैं, तो इस टाइम पीरियड के बीच में मुझे अपना ऐड का स्लॉट जो है वो बुक करना है। अब अगर आपका वो टेलीविज़न के उस ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से रिलेशंस अच्छा है, तो डेफिनेटली वो लोग वो टाइम पीरियड जो है वो आपको अलॉट कर देंगे। तो अभी स्पेसिफिकली ऐसी मीडिया एजेंसी होती है जो कि क्या काम करती है, जो टाइम और स्पेस बुक करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर्ड। अब कई सारी रेंज ऑफ सर्विसेज है जो कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने क्लाइंट को क्या करती है, ऑफर करती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर वो वर्ड टाइप नहीं हुआ है। सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। द सर्विसेज ऑफ एड एजेंसीज इंक्लूड। अब क्या क्या एड एजेंसी की सर्विसेज है? पहली तो है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग एड कैंपेन्स। तो एड कैंपेन को प्लान करना, उसको प्रिपेयर करना, टाइम एंड स्पेस को बुक करना, एड कैंपेन्स को प्लेस कर देना, रिसर्च रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ सर्विसेज एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एड कैंपेन को प्लान करें, प्लेस कर दिया ऐड, अब रिसर्च करते रहो रिगार्डिंग दी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और सेल्स प्रमोशन सर्विसेज भी देने का काम जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। सो दैट इज व्हाट दी फीचर्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज। ये थर्ड फीचर था। फोर्थ फीचर हम देखेंगे साइज ऑफ एड एजेंसी। अब एड एजेंसी का साइज जो है वो भी मैटर करता है। द एड एजेंसीज आर ऑफ वेराइट साइज मेनली डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टर्नओवर। अब उसका साइज जो है उस एड एजेंसी के बिजनेस टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। क्रोर्स में बिलिंग करती है अपना, या लैक्स में करती है, या थाउजेंड्स में करती है। There are very large agencies that earn billions of dollars in annual revenue। यानी कि कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसी है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, अपनी इनकम जो है वो कमाती है अपने क्लाइंट से उनका एड प्लेस करके। There are also very small sized agencies that operate mostly in the local market and the annual revenue is very limited। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी स्मॉल एजेंसीज भी है जो कि एड के जरिए जो है वो कमाती है, लेकिन उनकी जो कमाई, उनका जो रेवेन्यू है वो क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एड एजेंसीज ऑपरेटिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई। यानी मुंबई में बहुत छोटी छोटी एड एजेंसीज है। 2021 में टॉप एड एजेंसी जो इंडिया में है वो है डीडीबी मुद्रा, डेंसू एगिस, एफसीबी उल्का, ओएनएम। These agencies also operate in several other countries and they earn several crores of rupees every year। अब ये जो हम एजेंसीज का नाम देख रहे हैं ना बच्चों, ये डीडीबी मुद्रा जो है, ये डेंसू एगिस है, एफसीबी उल्का है, ओएनएम है। ये ऐसी एजेंसीज है जिनका जो बिल बनता है अपने क्लाइंट से वो करोड़ों में बनता है। अब ये ना कि सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में जो है क्लाइंट्स बनाकर बैठी हुई है, यानी ये बड़ी एड एजेंसीज है। एंड देन कंट्रीब्यूट्स टू मार्केटिंग सक्सेस टू क्लाइंट्स। एड एजेंसी जो होती है मार्केटिंग सक्सेस में भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि ये इनके पास एडवर्टाइजिंग के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जिससे कि ये एडवर्टाइज कर सकती है, प्रमोट कर सकती है क्लाइंट्स के प्रोडक्ट को। अब ये जो इनोवेटिव आइडिया होते हैं इसका मेमोरेबल इम्पैक्ट होता है टारगेट कस्टमर के माइंड पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आपने जिंगल ट्यून सुनी आपको पता चल जाता है ये किसके बारे में बात जो है वो चल रही है।
विच में लीड टू हायर सेल्स टर्नओवर। अब ये इनोवेटिव आइडिया के ज़रिए, क्योंकि आपको एक ट्यून जो है वो याद हो गई है या आपको किसी ऐड का डायलॉग जो है वो याद हो गया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बोला दाग अच्छे हैं, तो हमको याद आता है उससे क्या है, सर्फ एक्सेल, तो ये आपके माइंड में जो है वो बात रह गई है टारगेट कस्टमर के, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके माइंड पे हमारी एडवर्टाइजिंग, और जिसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सराहना करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये सक्सेसफुल कैंपेन इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने वो ऐड जो है वो बनाया है। अब एड कैंपेन जो कि डेयरी मिल्क का है, जो कि कुछ मीठा हो जाए, ये डेयरी मिल्क की टैगलाइन बन गई है, क्रिएटेड अ स्पेशल स्पेस फॉर द ब्रांड अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब इंडियन घरों में तो बेसिकली मिठाई का ही रिवाज जो है वो ज़्यादा चलता है, हर खुशी के मौके पे हम जो है वो मिठाई खाते हैं, तो डेफिनेटली कैडबरी डेयरी मिल्क ने अपना जो कैंपेन लाया कुछ मीठा हो जाए, तो ये लोगों के माइंड पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया कि हम मिठाई ही है जिससे कि अपनी खुशियाँ जो है वो मनाते हैं, तो कुछ मीठा हो जाए, तो अगर कुछ मीठा खा ही रहे हो तो वाई नॉट कैडबरी डेयरी मिल्क, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक स्पेस जो है वो टारगेट कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट कर रखी है। देन वी हैव क्रिएटिव इनपुट। क्रिएटिव इनपुट जहाँ पर सक्सेस ऑफ एन एड एजेंसी लार्जली डिपेंड्स अपॉन दी क्रिएटिव इनपुट्स रिलेटिंग टू दी क्लाइंट्स एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग में आप ऐसी क्या क्रिएटिविटी लेकर आते हो जिसका इम्पैक्ट आपके क्लाइंट के एडवर्टाइजिंग के ऊपर पड़ता है। नाउ ये क्रिएटिव इनपुट्स जो है इस ऐड को बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है, चाहे आप किसी मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फेमस पर्सनालिटी को ले रहे हो, या उसी के साथ साथ कोई अच्छे डायलॉग्स जो है वो आप लेकर आते हो, तो ये सारी चीज़ों को हम इनपुट बोलते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, क्रिएटिव टीम होती है, जिनके पास आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, कॉपी डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर कॉपी राइटर्स होते हैं, तो ये लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके इनपुट्स के लिए जो आप एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करते हो। अब क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग इनोवेटिव एड्स। क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी आप कोई ऐड को बना रहे हो, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देयर इज़ अ गुड डील ऑफ क्रिएटिविटी इन फेविकॉल्स ऐड क्रिएटेड बाय O&M। अगर आपने फेविकॉल के ऐड देखे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर। यस, कई बार आपने देखा ना कि एक मुर्गी जो है वो बैठी हुई है, अब वो उसने जो अंडा दिया वो अंडे को कितनी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं टूट पाता है अंडा, क्योंकि बाद में देखते तो वहाँ पर फेविकॉल का डब्बा रखा था, तो कितनी फेविकॉल की जोड़ है जो कि एक अंडे को नहीं तोड़ पा रही है, राइट। तो ये बहुत ही क्रिएटिव ऐड के साथ आए थे। अब ये जो ऐड फेविकॉल का बनाया था O&M एजेंसी ने बनाया था, जो कि इंडिया की टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आती है, इंडिया की टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। और क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग रिटेन्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड ऑल्सो ब्रिंग्स इन न्यू क्लाइंट। जब आपके ऐड में क्रिएटिविटी होती है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट तो आपके पास आएंगे ही शॉपिंग करने, परचेज करने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, इसी के साथ साथ न्यू क्लाइंट्स भी एंटर होते हैं जब वो आपके एड्स को देखते हैं, जब उसकी क्रिएटिविटी से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं या खुश होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो आपके ऐड को देखकर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदते हैं। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट जो है वो आपके टारगेट ऑडियंस पर होता है। Okay, moving ahead with the next feature, एजेंसी एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है ऑफिशियली अप्रूव करना। ऑफिशियली आपने क्या किया, अप्रूव किया कि हाँ भाई ये जो भी काम करता है उसमें कोई झोल नहीं है, जो भी काम कर रहा है बहुत ही सही काम कर रहा है। तो आपने ऐसा अप्रूवल जब किसी को ऑफिशियली दे दिया तो डेफिनेटली आपने उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, तो उसका जो उसके ऊपर जो भरोसा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एजेंसी को इन इंडिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, एड एजेंसीज नीड एक्रेडिटेशन फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ टेलीविजन चैनल्स, रेडियो स्टेशंस एंड प्रिंट मीडिया। ओनली दोज एजेंसीज that undertake ethical advertising are granted accreditation by concerned authorities। अब जैसे हमारी कंट्री में जो कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर ध्यान देता है वो है हमारा ASCI 1985 में आया था, याद कर लो, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देती है। अच्छा, अब यहाँ पर कई सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, लेकिन अगर वो एथिकल एडवर्टाइजिंग कर रही है, एथिकल एडवर्टाइजिंग जहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं गिराते हो, मेरा प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है सिर्फ ये बता रहे हो, मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हो, तो ऐसे में पता चलता है कि आप बड़ा ही एथिकल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ना कस्टमर्स के साथ, ना कॉम्पिटिटर्स के साथ, ना उनका नाम खराब कर रहे हो, आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो इसके लिए जब आप एथिकल एडवर्टाइजिंग करते हो तो अपने आप आपकी जो एजेंसी है उसको एक्रेडिटेशन मिलता है, कंसर्न अथॉरिटीज़ जो होती है वो ऑफिशियली अप्रूव करती है कि हाँ भाई ये एजेंसी जो है वो अच्छी है और एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। जैसे कि एक ISO सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, आपका
एक्रेडिटेशन है कि ऑफिशियली अप्रूवल आपको मिलता है कि स्टैंडर्ड्स जो है आप अच्छे फॉलो करते हो, बस यही समझ लो कि एजेंसी को भी अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, राइट। अच्छा, सिंपल सी बात है, आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाओगे तो आप देखोगे कि उसकी डिग्री क्या है, राइट। तो वो डिग्री आपके लिए एक ऑफिशियली अप्रूवल रहता है कि हाँ भाई डॉक्टर ने इस डिग्री को अर्न किया है। सिमिलरली एजेंसी के पास जब ऐसा एक्रेडिटेशन आ जाता है तो उनको पता चलता है ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया इनको कि ये जो है वो कोई भी झोलझाल कंपनी नहीं है, वाकई में सही एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। Now, the main purpose of granting accreditation is to bring out professionalism in the advertising agency's conduct of business. तो ये जो accreditation हम देते हैं वो क्यों देते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि accreditation के लिए हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो मरेगी। अब इनको accreditation चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एथिकल बिजनेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। जैसे कॉलेज को यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्रेडिटेशन देती है, आप देखते हो ना नैक का ए ग्रेड मिलता है, इनको बी ग्रेड मिलता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो नैक का अगर इनको ग्रेड मिल गया यानी इनको एक ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाता है कि ये अच्छा कॉलेज है, तो उससे उनके एडमिशन्स पर भी तो इम्पैक्ट होता है, एडमिशन्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं। एजेंसी कमीशन, द नेक्स्ट फीचर विच सेज एड एजेंसीज गेट अ कमीशन फ्रॉम मीडिया पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स which is about 15% of the bill charged for time space used to advertise the product by the advertiser। तो एड एजेंसी को जो है मीडिया और पब्लिशर यानी कि जहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया है उनकी तरफ से भी अपने बिल में 15% चार्ज जो है वो मिलता है, कमीशन जो है वो मिलता है, क्योंकि उन्होंने टाइम और स्पेस को अपने क्या किया है, बुक किया है। अब अपार्ट फ्रॉम कमीशन एड एजेंसी जो है वो अपनी फीस चार्ज करती है क्रिएटिविटी के लिए और अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके लिए। अब ये फीस डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एडिशन विच द एड एजेंसी कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ द ब्रांड। अब आपने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के जरिए उस ब्रांड को कितना ज़्यादा सक्सेस मिला है वो डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर आपकी फीस जो है वो आपको आप चार्ज करते हो। Now, some marketers revise the compensation of the ad agency depending upon the success of the campaign। अब कोई भी ad campaign अगर आपका सक्सेसफुल रहा तो उसके बेसिस पर आपको कुछ ऐसे भी एडवर्टाइजर्स होते हैं जो कि आपकी रिवाइज करते हैं जो भी आपको फीस दिया है वो, अगर सक्सेसफुल रहा तो और पैसा देंगे, अनसक्सेसफुल रहा तो दोबारा आपको पैसे देने तो बहुत ही दूर की बात है, दोबारा आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए चुना भी नहीं जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एनफ टू मेक श्योर दैट योर एड कैंपेन सक्सीड्स इन द मार्केट। Then we have agency client relationship। Ad agency has to maintain a good relationship with its client। Cordial relationships are beneficial to both the parties। तो ad agency को अपने client के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, cordial यानी कि एक कोऑर्डिनेशन वाला रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे कि दोनों ही पार्टी के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। एजेंसी जो है वो गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है, कैसे मेंटेन कर सकती है, टाइम पर अपनी सर्विस दे सकती है, सही फीस को चार्ज करना, ओवर फीस ओवर चार्ज नहीं कर सकते हो आप अपने क्लाइंट को। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि कॉम्पिटिटर्स तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो कॉम्पिटिटर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्लाइंट जो है उसको भी एक गुड रिलेशनशिप बनाकर रखना है एड एजेंसी के साथ। कैसे बना सकता है, टाइम पर आप अपने एजेंसी को जब पैसे देने की बात आती है टाइम पर आप उसको उसका पैसा दे दो, कोई भी प्रेशर मत डालो एड एजेंसी के ऊपर, नहीं मुझे आज के आज ही काम कंप्लीट करके चाहिए। इवन दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो आप भी एज अ क्लाइंट आपको सोचना है कि आप उनके ऊपर प्रेशर ना डालें ज़्यादा। सक्सेस जो होगा एड कैंपेन का वो आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए, आप उनको रिकॉग्नाइज करो। तो गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे अपनी एड एजेंसी के साथ में तो अपने आप आपकी एडवर्टाइजिंग जो होगी वो भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, जिसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो ऑलवेज मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड द क्लाइंट शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Now, proactive in nature। अब ad agency is proactive in nature। It comes with innovative ideas to advertise the product of its client। तो ad agency को जो है वो थोड़ा proactive होना पड़ेगा, हमेशा creative idea के साथ आओ। जैसे कि वोडाफोन का जूजू का एड्स जो है वो ONM ने क्रिएट किया था जो कि बहुत ही इनोवेटिव रहा है। तो कई बार एड एजेंसी जो है वो रिएक्टिव रहती है कॉम्पिटिटर्स के एड पे जब आइडिया जनरेट करने की बात आती है। फॉर इंस्टेंस पेप्सी केम अप विद अ मेमोरेबल कैंपेन ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप 96-97, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, वेर इन द ऑफिशियल स्पॉन्सर वॉज कोको कोला। अब कोका कोला जो है ये हमारे 96-97 के वर्ल्ड कप को इसने क्या किया था, स्पॉन्सर किया था। लेकिन पेप्सी क्या किया, पेप्सी ने अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग्स जो है वो लगा दिया सब जगह और लिख दिया नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो उसके इस एडवर्टाइजिंग ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया लोगों के ऊपर कि लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि ऑफिशियल स्पॉन्सर है कौन, कोको कोला है या फिर पेप्सी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेप्सी का नाम जो है वो मार्केट में और ज़्यादा बढ़ गया, सबको लगने लग गया कि इसी ने क्या किया है, स्पॉन्सर किया है। हालांकि उसका ओरिजिनल स्पॉन्सर जो था 96-97 के वर्ल्ड कप का वो था कोका कोला।
अब इस तरीके से देखो, ये जो है हमारे जूजूस के ऐड है जो हमने कई बार देखे हैं, हमको याद भी हो गए, और ये है वो पेप्सी का ऐड जहाँ पर नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट उन्होंने होर्डिंग लगा दी थी, जिससे कि सबको लगने लगा कि ऑफिशियली जो है वो स्पॉन्सर पेप्सी ही है। नाउ types of ad agency, there are different types of ad agencies depending upon the type of services offered and other factors। तो एक ad agency जो होती है उसके भी टाइप होते हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरीके की सर्विसेज जो है वो देती है। अब उनकी सर्विस होती है एक तो फुल सर्विस, हर एक चीज़ A to Z हर कुछ देगी उनको। मॉड्यूलर एजेंसी होती है, क्रिएटिव बुटीक्स होते हैं, स्पेशलिस्ट एजेंसी, इन हाउस एजेंसी होती है। इन सारी एजेंसी के बारे में हम डिटेल में आगे के क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं आपको ये सब डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि कुछ टाइप है एड एजेंसी के जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफ एन एड एजेंसी। अब एक एड एजेंसी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब होता है जैसे हमने अपने कॉलेज में पढ़ा ना 11th-12th में, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मिडिल लेवल में मोस्टली मैनेजर्स होते हैं, अपर लेवल में सीईओज, वीपीज जो है वो होते हैं, राइट। तो बस उसी को हम स्ट्रक्चर बुलाते हैं, हायरार्की को। तो एक एड एजेंसी का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। ओके, ऑफिशियली अगर देखा जाए तो हमने तो डिटेल में यहाँ पर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस भी लिया है, हालांकि मैनेजमेंट और फाइनेंस जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। सबसे पहले कंपनी का जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पोजीशन पर होता है वो है हमारे उस एड एजेंसी के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन होते हैं? प्रेसिडेंट के बाद होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब हर एक वाइस प्रेसिडेंट को उनकी उनकी टीम जो है वो अलॉट की गई है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ये सिर्फ क्रिएटिव सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है। तो पर्सन ए जो है वो क्रिएटिव सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है। पर्सन बी जो है वो मीडिया सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है। सी जो है वो अकाउंट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है। और डी जो है वो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस जो है वो काम देखते हैं। हालांकि वो कुछ लोग उसको एक अलग डिपार्टमेंट मानते हैं, कुछ लोग उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं। डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी की, हर एजेंसी का स्ट्रक्चर जो है वो अपने अपने हिसाब से चलाया जाता है। अब जो क्रिएटिव सर्विसेज के लोग होते हैं उसके अंदर आर्ट एंड कॉपी राइटर्स होते हैं, प्रोडक्शन होता है, ट्रैफिक होता है। मीडिया सर्विसेज के अंदर वो लोग होते हैं जो मीडिया प्लानिंग करते हैं, मीडिया बाइंग और मीडिया रिसर्च करते हैं। अकाउंट सर्विसेज के अंदर ऐड प्लान करते हैं, ऐड का बजट बनाते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में जो ऑफिस मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइनेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं कि क्लाइंट के पास से पैसे कब आने वाले हैं, कितना पेमेंट पेंडिंग है, हमको किसी को कितना पेमेंट देना है। तो दैट इज़ हाउ दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एड एजेंसी वर्क्स। ओके, तो एजेंसी टू एजेंसी स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही फॉलो हो। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये था हमारा डायग्राम। अब आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एजेंसी टू एजेंसी डिफर करता है, डिपेंड अपॉन द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स। किसके पास कौन सा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है उस हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए, हालांकि ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन कोई कंपनी कोई एड एजेंसी इसको बदलना चाहे तो बदल सकती है। उसके ऊपर किसी तरीके का कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑलवेज सीम टू फाइंड अ वे टू इवॉल्व टू मीट इंडस्ट्री नीड्स। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएटिविटी के साथ आती है। जैसे जैसे वक्त बदलता है हमको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री नीड्स चेंज होती है तो क्रिएटिविटी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की चेंज होती है। While handling various aspects of advertising, promotion and even marketing, these agencies' typical structure hasn't changed all that much. However, whether large or small, advertising agencies typically have 4 main sections or divisions: अकाउंट सर्विसेज, क्रिएटिव टीम्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस और मीडिया स्पेशलिस्ट। तो देखा जाए तो हमारी जो है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उसके टिपिकली 4 मेन सेक्शंस होते हैं। दिस मे बी कॉल्ड बाय अदर नेम्स इन डिफरेंट एजेंसीज बट द फंक्शंस आर जनरली सेम। अब अलग अलग एजेंसी इनको अलग अलग नाम दे सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन इनके फंक्शन जो है, इनका काम जो है वो वही है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन है क्या सर्विसेज देती है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब क्या सर्विस और फंक्शन परफॉर्म करती है एड एजेंसी। जैसे मैंने आपको बोला डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्रिएटिव सर्विसेज है, अकाउंट सर्विसेज है, मीडिया सर्विसेज है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है और जनरल सर्विसेज भी अवेलेबल है।
तो हम देखेंगे कि 5 एरियाज़ में इनके सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। हम वन बाय वन एक एक सर्विसेज को देखेंगे। सबसे पहली आती है हमारी क्रिएटिव सर्विस। क्रिएटिव सर्विस एक एड एजेंसी में वो सर्विस होती है जहाँ पर अलग अलग टीम और डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के इनोवेशन के लिए, और किस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग एंगेजिंग बनाते हैं जहाँ पर ऑडियंस अपने आप को उस एडवर्टाइजिंग से कनेक्ट कर पाती है, चाहे उसके कंटेंट हो चाहे उसका विजुअल हो, तो वो बहुत ही एंगेजिंग होना चाहिए। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी कंटेंट हम सुन रहे हैं, वो देखकर ही कस्टमर जो है वो खुश हो जाना चाहिए या उसको लगना चाहिए हमारी लाइफ से रिलेटेड है। These services are crucial for capturing the attention of the target audience and delivering impactful messages on behalf of the brand। तो ये जो सर्विसेज हम देते हैं क्रिएटिव सर्विस, तो बहुत ही ज़रूरी है किसका, टारगेट ऑडियंस का अटेंशन अपने पास खींचने के लिए। हम चाहते हैं टारगेट ऑडियंस हमारी ऐड को देखे इस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होकर उसको खरीदे। दिस सर्विसेज इंक्लूड कॉपीराइटिंग, आर्ट वर्क एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड एड्स। तो यहाँ पर क्रिएटिव सर्विसेज में कॉपी राइटिंग होता है, आर्ट वर्क होता है और प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड एड्स होता है। पहले देखेंगे हम कॉपी राइटिंग क्या होता है। कॉपी राइटिंग इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ राइटिंग परसुएसिव एंड कंपेलिंग टेक्स्ट। परसुएसिव फॉर्म ऑफ कन्विंसिंग हम बोल सकते हैं। ऐसी टेक्स्ट में हमने लिखा है, टेक्स्ट यानी ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम टेक्स्ट बुलाते हैं। तो इस तरीके से कुछ लाइन्स आपने लिखी है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नोन एज कॉपी, जिसको हम कॉपी बुलाते हैं। अब ये क्या होता है ये आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कॉपी राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कला है सबसे पहले तो, और एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे कि हम ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और ब्रांड। इन चार में से, या तो इन चारों के लिए या इन चार में से कोई एक चीज़ के लिए हम करते हैं क्या, कॉपीराइटिंग। प्राइमरी गोल ऑफ कॉपीराइटिंग इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर और ऑडियंस टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। अब ये जो प्राइमरी गोल होता है हमारा वो क्या होता है, हम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। सच एज मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप फॉर न्यूज़ लेटर्स, एंगेजिंग विद द ब्रांड। या तो वो उसको खरीद लें, या तो न्यूज़लेटर को साइन अप कर ले, या तो फिर उस ब्रांड के साथ में एंगेजमेंट कर ले। एंगेजमेंट का मतलब एंगेजमेंट करना नहीं होता है, बेसिकली उसके साथ घुल मिल जाए उस ब्रांड के साथ में। कॉपी डिपार्टमेंट यूजुअली प्लान्स एंड प्रिपेयर्स। कॉपी डिपार्टमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्रिपेयर करता है एडवर्टाइजिंग कॉपी। किसके लिए? फॉर ऑल मीडिया। Although some agencies maintain separate sections or department for preparing TV, radio, outdoor and press ad। अब कुछ कॉपी डिपार्टमेंट में क्या होता है, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे मीडिया को कवर कर सकते हैं एक ही बार में। कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो सारे मीडिया को अलग करती है, आउटडोर के लिए अलग बनाओ, टेलीविजन के लिए अलग बनाओ, रेडियो के लिए अलग बनाओ, चलेगा। फॉर इंस्टेंस एन एजेंसी में राइट कैची स्लोगन्स एंड मेमोरेबल जिंगल्स फॉर बेवरेज कंपनीज, रेडियो और टेलीविजन कमर्शियल। अब देखो, टीवी पर और रेडियो में हम टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं। तो जो भी आप जिंगल्स बनाएंगे, ऐसा कुछ जिंगल बनाओ जो कि टीवी और रेडियो पे दिखा सके। अब ये जिंगल आप न्यूज़पेपर में तो नहीं डाल सकते, अब ये जिंगल आप सोशल मीडिया में एक पोस्टर पे तो नहीं डाल सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को आपको मीडिया के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। It requires a deep understanding of the target audience, their needs, desires and pain points in order to create copy that resonates with them and motivates them to take action। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास नॉलेज होना। किस चीज़ का नॉलेज होना? अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना, उनकी नीड, उनके डिज़ायर, उनके पेन पॉइंट्स को समझना। कि पेन पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर हम किसी को दुखती रग पे हाथ लगा दिया, तो वो आपको वो दुखती रग पहचाननी है अपने टारगेट ऑडियंस की, जिससे कि वो मोटिवेट हो और हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे। अब ये दुखती रग पे हाथ नेगेटिव फॉर्म में नहीं लगानी है, ऐसे हाथ रखनी है कि वो उसको खरीदने पे मजबूर हो जाए। इफेक्टिव कॉपीराइटिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली एंड स्ट्रैटेजिकली टू इवोक इमोशंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस कन्विंसिंगली। तो ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है, उस भाषा का इस्तेमाल इतना क्रिएटिवली करना है, इतना स्ट्रैटेजिकली करना है, इस तरीके से दिमाग लगाना है हमको कि हम उसके सारे बेनिफिट जो है वो समझा रहे हैं हमारे टारगेट ऑडियंस को, और वो बेनिफिट समझकर वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये हमारा कॉपीराइटिंग डिपार्टमेंट करता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल कॉपीराइटिंग क्या होता है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग के एक फादर है
डेविड ओगिलवी का आपने नाम सुना होगा, जिनको फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। इन्होंने रॉयल्स रॉयस के लिए जो है वो क्या किया था, कॉपी राइटिंग जो है वो किया था, जिसकी वजह से ये एड कैंपेन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो उन्होंने क्या लिखा था, ये देखो, इसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा है ना, बस सिंपल से कुछ शब्दों में आपने सारी बातें कह दी, वो होता है कॉपी राइटिंग। At 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि व्हाट मेक्स रोल्स रॉयस द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, देयर इज रियली नो मैजिक अबाउट इट, इट इज मियरली पेशेंट अटेंशन टू डिटेल, सेल्स एंड एमिनेंट रोल्स रॉयस इंजीनियर। तो बेसिकली यहाँ पर रोल्स रॉयस की ऐसी क्या खास बात है, उन्होंने बस कम शब्दों में लोगों को बता दी कि 60 माइल्स एन आवर में जो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट नॉइज़ जो है वो किसकी आती है, रोल्स रॉयस की आती है। कुछ खास बात ऐसी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर, बस वही जो है वो काफ़ी रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस एड कैंपेन की तरफ, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एड कैंपेन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉरियल पेरिस का एक एड है, दिस इज़ एन एड फॉर वुमेन। अब आप सोच रहे हैं लिपस्टिक का एड जो है वो वुमेन्स के लिए क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वुमेन्स को जो है वो मैनेजर तक की पोजीशन तो आने देते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर नहीं समझते हैं, हम उनको लीडरशिप रोल्स जो है वो नहीं ऑफर करते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली ऐसा लिखा गया, दिस एड इज़ फॉर मेन बिकॉज हायर मोर वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, वी आर ऑल वर्थ इट। यानी लीडरशिप रोल्स के लिए आप हायर कर सकते हो औरतों को भी। आप अब तक क्या करते हो, मैनेजर बनाना है, प्रमोशन करना है, एक लड़की और एक लड़का है, तो आप लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो जब कोई लीडरशिप रोल देना हो तो। बस इसीलिए ये एड कैंपेन लॉरियल पेरिस ने चलाया था। देखो, जब आप यहाँ पर लिखा है, जब आप औरतों को लीडरशिप रोल पे ले लोगे, अपना जो रेवेन्यू है कंपनी का फीमेल लीडर्स का 15% बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट जो है और 15% औरतें ज़्यादा कमा कर आपको देती है, अपना बेसिकली दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाकर, जब आप लीडरशिप रोल पर उनको लगते हो तब। तो इस तरीके से लॉरियल पेरिस ने ये एड जो है वो बनाया था। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन जो है वो रहा है। अब आता है हमारा नाइकी का एड कैंपेन, जो बोलता है बिलीव इन समथिंग इवन इफ इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग। यानी कि भरोसा रखो, चाहे तुमको हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़े, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ये तो उनका टैगलाइन है, हम जानते हैं। तो सिंपली उन्होंने कम शब्दों में हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट होने के लिए क्या किया, एनकरेज किया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट। पहला हमने देखा कॉपी राइटिंग, नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट डिपार्टमेंट। आर्ट डिपार्टमेंट वो है जो कि आर्ट वर्क से रिलेटेड क्या करता है, काम करता है। इनका पूरा आर्ट वर्क जो है वो हमारे ऐड के अंदर हमको देखने मिलता है। अब यहाँ पर कई ऐसे केसेस होते हैं कि कई बार जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है ना, वो अगर लगता है कि हम आर्ट डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो वो किसी और एजेंसी को हायर करके अपना ये काम जो है ना क्लाइंट का, वो किसी और एजेंसी को, स्पेसिफिकली जो आर्ट वर्क करते हैं, उनको सौंप सकती है। अब यहाँ पर कॉपी राइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि इनका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो कॉमन है क्रिएटिव सर्विसेज का। अब इसका मेन फंक्शन होता है डिज़ाइन द लेआउट फॉर प्रिंट एड्स। ये जो हम एड को प्रिंट करते हैं ना, तो उसका जो लेआउट है ना, वो डिसाइड करने का काम जो है वो कौन करता है, आर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा करता है। नाउ इन केस ऑफ टीवी एड्स, द आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्ट इन फिल्मिंग द एड्स। अगर टेलीविजन पे कोई ऐड आने वाला है तो डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ वीडियो होगा, तो जब उसकी शूटिंग हो रही होती है तो आर्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो बताते हैं किस तरीके से आप वो ऐड को प्रेजेंट करना चाहते हो। तो ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे ही कॉपी ने अपना काम कर दिया, लिख दिया, आर्ट डिपार्टमेंट ने लेआउट बना दिया, इलस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, एड इन टर्न ओवर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी ऐड दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड करती है उस ऐड को प्रिंट करना है और उसके लेआउट के हिसाब से उसको प्रिंट करना है। नाउ बिफोर द ऐड इज सबमिटेड टू प्रिंट मीडिया, डिपार्टमेंट में ऑफर प्रूफ्स फॉर अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पर आपने सोच लिया ऐड कैसा होगा, अब आप खुद से जाके प्रिंट नहीं करोगे, आप पहले उस ऐड को क्लाइंट को दिखाओ, लेआउट जो आपने डिसाइड किया है वो बताओ, कैसे प्रिंट करवाने वाले हो सब दिखाओ। क्लाइंट ने अप्रूव दे दिया, अब उस अप्रूवल का जेरोक्स आपको अपने पास रखना होता है कि फ्यूचर में क्लाइंट आप पर केस ना कर दे कि मुझसे पूछे बिना ये ऐड क्यों बनाया आपने। तो आपको उसका सबूत जो है वो भी अपने पास जमा करके रखना है।
अब रेडियो या टेलीविजन कमर्शियल होगा तो एजेंसी में राइट द स्क्रिप्ट एंड प्रोड्यूस द एंटायर कमर्शियल. इन रीसेंट टाइम्स मोस्ट एजेंसीज टेक द हेल्प ऑफ आउटसाइड इंडिपेंडेंट यूनिट्स टू प्रोड्यूस एड कमर्शियल. अगर आपका एड जो है वो टीवी या रेडियो कमर्शियल है, यानी कि टीवी या रेडियो पर आने वाला है, तो अगेन या तो आप पूरी स्क्रिप्ट लिख दो या तो उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर पहले आप क्लाइंट को भेजो. क्लाइंट देखेगा, क्लाइंट ने अप्रूवल कर दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, उस एड को प्लेस कर सकते हो जो भी मीडिया में आपने सोच रखा है. तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करता है. अब आता है हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट. इसका क्या काम होता है? एड ट्रैफिक मैनेजर्स वर्क इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फ्लो ऑफ वर्क टू इंश्योर दैट एड्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम फॉर पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट. अब यहाँ पर जो हमारा एड ट्रैफिक मैनेजर है वो क्या करता है, क्लाइंट ने हमें काम दिया है तो अपने टाइम के हिसाब से काम नहीं कर सकते. जो डेडलाइन दी गई है उसी डेडलाइन के अंदर हमको क्या करना है, अपना काम परफॉर्म करना है. तो ये एड ट्रैफिक मैनेजर का काम है कि वो देखता है एड जो है वो क्या हो रहा है, टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं, किसके लिए, पब्लिकेशन के लिए या ब्रॉडकास्ट के लिए. अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ये है कि वो नज़र रखे किस चीज़ के ऊपर, जैसे ही फिनिश्ड एड का प्रोडक्शन हो गया है इट गेट्स कंप्लीटेड एज पर स्केड्यूल. ये प्रोडक्शन वाले का काम हो गया है ना, बस अभी ऐड को स्केड्यूल कर दो कि कौन से डे पर, कौन से टाइम पर हमारा ऐड आना शुरू होना है. अब ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो मीडिया को पैसे दिए हैं तो हमारा ऐड कितने दिन चलेगा, 10 दिन के लिए दिया है, 15 दिन के लिए दिया है, हफ्ते भर के लिए हमने दिया है, जो भी टाइम पीरियड के लिए दिया है और जो भी डेट और टाइमिंग पर दिया है, हमारा ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए. तो ये काम हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि हमारे एड ट्रैफिक मैनेजर का होता है. अगेन क्रिएटिव सर्विसेज के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये सारे के सारे मिलकर उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे. तो ये हमारा क्रिएटिव सर्विसेज था. मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट सर्विसेज पर जो कि हमारा अकाउंट सर्विसेज है. अब अकाउंट सर्विस जो है उसको हेड करता है अगेन वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट सर्विस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल एजेंसी और क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए. अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए अकाउंट सुपरवाइजर्स होते हैं. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हम लाने की बिजनेस में कोशिश करते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को हायर किया जाता है. अकाउंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अकाउंट डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे बच्चों हम यहाँ पर. अकाउंट सर्विसेज का मतलब होता है जहाँ पर हम अपना क्लाइंट जो है वो लेकर आते हैं, वो अकाउंट सर्विसेज होता है. हम बाहर से सारे क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, क्लाइंट को बोलते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आप ऐड बनाइए, तो उसको हम अपना अकाउंट बोलते हैं, उस क्लाइंट को हम अकाउंट बोलते हैं, इसलिए अकाउंट सर्विसेज. अब अगर हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट आ जाए, 100 से ऊपर क्लाइंट है, हमको अकाउंट एग्जीक्यूटिव हायर करना पड़ता है. हर एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के अंदर समझ लो 10-10 क्लाइंट हमने दे दिए, तो 10-10 क्लाइंट इनके अंदर है. अब ये 10 एम्प्लॉयज़ जो है हर एक 10 क्लाइंट को हैंडल कर रहा है. तो जब भी इनका ऐड प्लेस करना है तो आपको इनको कॉल करके इनसे पूछते रहना है कोई ऐड है क्या, कुछ पब्लिश करना है, कुछ काम करना है, तो आप हमेशा इनके साथ में काम जो है वो करते रहोगे. ये हमारा अकाउंट सर्विसेज का काम होता है. अब इनके अकाउंट सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग प्लान. अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्लाइंट के प्रोडक्ट को, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, एडवर्टाइजिंग प्लान बनाते हैं, क्लाइंट का अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि ऐड को प्लेस करते हैं. अकाउंट सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में? अकाउंट एग्जीक्यूटिव के साथ में, और जो रिपोर्ट दे दी गई है किसको? हमारे वाइस प्रेसिडेंट को. बजट प्रिपरेशन में क्या होता है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग का जो बजट है वो डिसाइड करेगा कि हमको टीवी में अगर ऐड देना है तो हम कितना चार्ज करने वाले हैं क्लाइंट को. तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके साथ मिलकर डिसाइड करता है? बजट प्रिपरेशन अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो है वो मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाता है. क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है ताकि एक अच्छा रैपो और रिलेशन बना रहे किसके साथ में? हमारे क्लाइंट के साथ में. हर बार उनसे मीटिंग करते रहो, उनसे मिलते रहो, क्लाइंट के साथ में टच में रहो ताकि आप क्या कर सको? आप क्लाइंट और ज़्यादा अच्छे से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मेंटेन करना है, न्यू क्लाइंट्स को और लेकर आना है. अब क्रिएटिव पिच क्या होती है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव में असिस्ट द क्रिएटिव पीपल टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएटिव पिच टू द क्लाइंट और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. आपने हमेशा देखा होगा ना, ये मूवीज़ में या डेली सोप्स में बताता है आज मेरी क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है. फिर कोई प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, लास्ट में तालियां बजती है और बोलते हैं हम तुम्हारे ही साथ प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे. तो बस इसी तरीके की बातों को हम क्रिएटिव पिच बुलाते हैं, जो हम बातें करते हैं क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कि क्यों आपको हमारे ज़रिए एडवर्टाइजिंग करवाना चाहिए. एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो आप बोल रहे हो ना, उस बोलने को ही क्रिएटिव पिच कहा जाता है. तो ये काम होता है हमारे क्रिएटिव पिच का अकाउंट सर्विसेज के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को हमको बनाना है. नेक्स्ट वी हैव इज मीडिया सर्विसेज. अब मीडिया सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मीडिया सर्विस को हैंडल करते हैं, वो कम्स अंडर दी प्रेसिडेंट अगेन. अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीडिया प्लानिंग के लिए. मीडिया प्लानिंग यानी कि
टाइम और स्पेस जो है वो हमको बुक करना है अपने ऐड के लिए। मीडिया के ऊपर रिसर्च करता है ये पूरा डिपार्टमेंट, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अकाउंट सर्विसेज के साथ में, ताकि हम मिलकर वो जो एडवर्टाइजिंग प्लान और जो बजट की प्रिपरेशन होती है, ये मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट सर्विसेज मैनेजर या अकाउंट सर्विसेज वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। अब सबसे पहले तो आता है मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग में ये सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइट मीडिया मिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि आपका एड कैंपेन जो है वो कहाँ कहाँ जाना है। टेलीविजन के थ्रू भी जाना है, रेडियो के थ्रू भी जाना है, सोशल मीडिया भी चाहिए हमको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए हमको। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिस तरीके से भी आप अपना ऐड लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो मीडिया जो है वो डिसाइड करना है आपको। तो यहाँ पर ऐड का बजट जो है वो भी देखा जाता है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, टारगेट ऑडियंस कौन है, इन सारी चीज़ों को मीडिया प्लानिंग में ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग जहाँ पर आप टाइम और स्पेस क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो उस एड कैंपेन को रन करने के लिए। यहाँ पर आप मीडिया का स्केड्यूल बनाते हो, कौन से वक्त हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिस्प्ले होनी है, जैसे कि आपका डेट, टाइम, स्पेस, कब ब्रॉडकास्ट होना है या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में देना है, तो पब्लिश कब होने वाला है। मीडिया एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, मीडिया को पे करता है, मीडिया बिल्स पे करता है, और मीडिया बिल्स जो है वो पे किया जाता है अकाउंटिंग और फिनेंस सेक्शन के थ्रू। जो हमारा अकाउंटिंग और फिनेंस सेक्शन है वो मीडिया को पैसे दे देता है। फिर आता है हमारा मीडिया रिसर्च। तो जो रिसर्च सेक्शन मीडिया रिसर्च के अंदर आता है, दे फाइंड इफेक्टिव्स ऑफ द मीडिया विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। वो देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मीडिया का जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस मीडिया का उस प्रोडक्ट के सेल्स से कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्टिव है, एक ऐड की वजह से एक प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ है। तो ये रिसर्च करना इस मीडिया रिसर्च का काम होता है। ये सेक्शन ध्यान रखता है प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ऑफ एड्स, यानी कि ऐड के पहले और ऐड के बाद देखता है कि सेल्स में किसी तरीके का चेंजेस आया है नहीं आया है। ये डिपार्टमेंट नए नए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कहाँ से, मार्केट से, ताकि क्लाइंट के ऐड को प्रेजेंट कर पाए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द मार्केट। तो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों की नीड क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से अपने एड्स को हम क्या करते हैं, बनाकर मार्केट में लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज कई सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि रिलेटेड होती है हमारे एडवर्टाइजिंग से। अलाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। अब ऐसी क्या सर्विसेज है जो कि क्लाइंट को देता है, जैसे कि एडिशनल सर्विस होती है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगी उनके एडवर्टाइजिंग से। दिस सर्विसेज आर रिकमेंडिंग चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिजाइनिंग, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, ये अलाइड सर्विसेज यानी कि सपोर्टिव सर्विसेज जो हम क्लाइंट को देते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लाइंट के प्रोडक्ट में प्राइसिंग में चेंजेस आ गया तो आप ऐड बनाओगे प्राइस के चेंज के लिए। अगर आपने कोई सेल्स प्रमोशन टूल बनाया या टेक्निक बनाई है, जैसे बाय वन गेट टू फ्री या बाय टू गेट वन फ्री का ऑफर है, तो वो भी आपको अपने एडवर्टाइजिंग में जो है वो बताना होता है। एडवाइजिंग ऑन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको बताना है, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो जनरल सर्विसेज के अंडर। फिर आता है हमारा पब्लिक रिलेशन। एजेंसी के पास अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं पब्लिक रिलेशंस के लिए। अब ये वाला जो सेक्शन है वो हेल्प करता है एजेंसी की, ताकि एक अच्छा रिलेशन रख सके अपने वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के साथ में। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जहां हम एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, किसके साथ मेंटेन कर रहे हैं, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे इन्वेस्टर्स हो, होलसेलर्स हो, डीलर्स हो, रिटेलर्स हो, मीडिया हो, कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, कॉम्पिटिटर्स हो, हर किसी के साथ, बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, उसको हम बुलाते हैं पब्लिक रिलेशन। अब ये सेक्शन क्या करता है, क्लाइंट्स की हेल्प करता है उनकी पब्लिसिटी के लिए और पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स के लिए। तो ये भी क्लाइंट को हमने सर्विस दे दी कि पब्लिक रिलेशन तुम्हारे बिहाफ पे हम जो है तुम्हारी ब्रांड की, तुम्हारे कॉर्पोरेट की इमेज जो है वो बनाए रखेंगे तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के साथ में। ये आता है हमारा जनरल सर्विस। अब जो लास्ट हमारा सर्विस का सेक्टर है वो है हमारा यहाँ पर मैनेजमेंट और फाइनेंस। अब ऑफिस मैनेजमेंट जो है उसके अंदर आता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इस डिपार्टमेंट का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पर
वो ध्यान रखता है आफ्टर पर्सनल, दैट इज HR मैटर्स रिलेटिंग टू सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर। अभी आपकी खुद की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने खुद इतने सारे लोगों को हायर करके रखा है, आपके पास कॉपी राइटर्स है, आपके पास आर्ट डायरेक्टर्स है, प्रोडक्शन है, ट्रैफिक मैनेजर है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट सर्विसेज है आपके पास में, तो मीडिया प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, तो इन सब लोगों को हायर भी तो करना पड़ता है। तो आप इनको हायर करोगे, इनको ट्रेन करोगे, इनको काम सिखाओगे, काम पर रखोगे, तो ये सारी चीज़ों का हम बुलाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, जहाँ पर हर एक HR पर्सनल का ध्यान रखा जाता है। अब ये डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देता है, जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली सर्विस देता है। अकाउंटिंग सेक्शन जो है वो रिसीट और पेमेंट के ऊपर ध्यान देता है कि क्लाइंट से हमको कितना पैसा लेना है, हमको मीडिया के बिल्स पे करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है। फिनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल बजट बनाता है कि अगर हमको 10 कॉपी राइटर्स चाहिए, हमारा बजट कितना है कि इतने बजट के अंदर हमारे पास कॉपी राइटर्स आ जाने चाहिए। कैश फ्लो के ऊपर ध्यान रखता है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखता है, और यही इसी के साथ साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का काम भी जो है वो फिनेंस डिपार्टमेंट का होता है। फिर अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस, although growth often comes from increased billings of existing clients, yet it is always advisable to look in for new clients। देखो existing clients का भी हमारे पास बहुत सारा काम है, लेकिन हमेशा नए क्लाइंट को भी ढूंढो, उनके लिए भी काम करो, जॉब आपका चैलेंजिंग भी होगा और कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो मनी का फ्लो आते रहेगा। Ad agency can directly approach new clients by making a formal presentation or can get new business through indirect contacts। तो ad agency क्या कर सकती है, डायरेक्टली न्यू क्लाइंट को अप्रोच कर सकती है, या तो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाकर, या फिर न्यू बिजनेस ले सकती है थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपने अपने क्लाइंट्स को बोल दिया अगर आपके पहचान में और कोई है जिनको एडवर्टाइजिंग करना है, या आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना है, तो आप हमेशा हमारा नाम जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो या तो इनडायरेक्टली आप अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, या तो किसी क्लाइंट को अप्रोच करके, ईमेल करके, मीटिंग सेटअप करके, फिर फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाते हो उनके साथ में मिलकर, और फिर जाकर प्रेजेंट करते हो। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस जो है इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ओनली एंड देयरफॉर डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ सर्विसेज। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन स्पेसिफिकली वो कोई सर्विस का स्कोप नहीं है, कोई उससे कुछ कंपनी को मतलब कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा है कि ये लोग जो है वो एडवर्टाइजिंग में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो हर कंपनी में होता है मैनेजमेंट सर्विसेज। तो सिमिलरली इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एड एजेंसी में भी मैनेजमेंट सर्विस होता है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है एड एजेंसी का, वो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज डिटेल में देखा और उसको कंप्लीट कर लिया है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी उसके अंदर कंप्लीट कर दें। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।